Bismillahirrahmanirrahim. Now this is another lecture on the biopharmaceutics, and we were discussing about different transport mechanisms of the drug across the GI membrane. And now the first most important mechanism, which is transcellular transport or passive diffusion. अच्छा, passive diffusion, why we are discussing first? Because majority of drug absorbed by passive diffusion, and this is the preferred route of transport for relatively small lipophilic molecules and thus many drugs, यानी small lipophilic molecules और many drugs के लिए. In this process, drug molecule pass across the lipoidal membrane via passive diffusion from a region of high concentration in the lumen to a region of lower concentration in the blood. इसमें drug molecule move करते हैं अक्रॉस द जीआई मेम्ब्रेन, जो कि लिपोइड इन नेचर है, लिपिडिक इन नेचर है, और पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए, और जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके ज़रिए ये मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर साइड, दैट इज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ब्लड में कम होती है, तो इस वजह से यह होती ही नहीं है, तो वो फोर्स होती है एक पैसिव डिफ्यूजन की, जो कि इस ड्रग के मॉलिक्यूल्स को मूव करती है फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट यानी गट टू द blood vessel, yani through the membrane, GI membrane. This lower concentration is maintained primarily by blood flow. और blood में आने के बाद ये ड्रग जो है वो तब भी जो है वो उसकी लोअर कंसनट्रेशन वहाँ मेंटेन रहती है, क्योंकि ब्लड फ्लो कर जाता है. यानी एक्चुअली होता ये है कि अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लें और उसके एक साइड पे, मेम्ब्रेन के एक साइड पे हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रखें, यानी जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ प्लेन वाटर हो, यानी जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉल्यूट जो होगा हायर कंसनट्रेशन जहाँ पे होगी, यानी हाईली कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, वो वहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल्स उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पर है, यानी जहाँ पे सॉल्यूट नहीं है, प्लेन वाटर है, वहाँ पे मूव करेंगे. और होगा ये कि जब दोनों तरफ कंसनट्रेशन बराबर हो जाएगी तो फिर ये पैसिव डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. तो यानी वो जो कंसनट्रेशन का डिफरेंस था, वो फोर्स थी, ड्राइविंग फोर्स थी, जो कि मूव करा रही थी सॉल्यूट पार्टिकल्स को हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन. लेकिन इस केस में क्योंकि गट में ड्रग मौजूद है और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके क्रॉस करके ब्लड में आती है, ब्लड में आके जब वो डिज़ोल्व हुई तो ब्लड उसको आगे ले गया, पीछे नया ब्लड आया, क्योंकि ब्लड तो फ्लो करता रहता है, तो ब्लड फ्लो की वजह से पीछे जो फिर नया ब्लड आया उसमें ड्रग की क्वांटिटी यानी कंसनट्रेशन अगेन नहीं है या लोअर है, तो उस वजह से ये लोअर कंसनट्रेशन मेंटेन रहती है और इस तरह से मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है. सो द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ डिटरमिन्ड बाय, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है पैसिव डिफ्यूजन, ये किस पे बेस करेगा? नंबर वन, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, यानी उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी और यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को, जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की सलाहियत कितनी है. दूसरा, नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन यानी वहाँ पे मेम्ब्रेन थिक है या थिन है, इस पर भी डिपेंड करेगा. जैसे स्टमक में मेम्ब्रेन थिक होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं वहाँ पे मेम्ब्रेन थिन होती है, तो थिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और मुश्किल होगी ड्रग को, और थिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में आसानी होगी. इसके अलावा जैसे मैंने ये बात की कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो हेल्प आउट कर रही होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू पैसिव डिफ्यूजन. The process initially involves the partitioning of a drug between the aqueous fluid within the gastrointestinal fluid and the lipoidal-like membrane of the lining of the epithelium. तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ इस तरह से होगा कि ड्रग जो है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो डिज़ोल्व भी होगी, और क्योंकि इसका जो नॉन पोलर रीजन होगा वो इस लिपोइडल मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व होगा और इसको इस तरीके से क्रॉस करेगा, तो डिज़ोल्व भी हो जाएगी ड्रग और इस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर जाएगी. अच्छा, इसके बाद है द ड्रग इन द सोल्यूशन इन द मेम्ब्रेन देन डिफ्यूज अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स विद इन द जीआई ट्रैक्ट एंड देन एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द लेमिना प्रोप्राया, यानी जो लेयर है जीआई ट्रैक्ट की, एपिथेलियल सेल्स की, लेमिना प्रोप्राया में ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ पर ये इस मेम्ब्रेन को, एपिथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ब्लड फ्लो में कैपिलरीज में एंटर हो जाएगी. ऑन रीचिंग द ब्लड, जब ये ब्लड में पहुँच जाएगी, द ड्रग विल be rapidly distributed to the body, so maintaining a much lower concentration at the than at the site of
एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन साइट के मुकाबले में। जैसा हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं कि क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आने के बाद वहाँ से ब्लड फ्लो कर जाएगा, आगे बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो जो पीछे जो ब्लड आएगा उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं होगी, तो फिर इसी वजह से गट के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन हाई रहेगी, ब्लड के अंदर कम रहेगी। तो ये कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये एक फोर्स के तौर पर काम करेगा, जिसकी वजह से ड्रग जो होगी वो गट से मज़ीद ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, फिर वो ब्लड में आएगी, फिर वो चली जाएगी, फिर पीछे ब्लड आएगा, वो वहाँ पे उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं होगी तो और ड्रग एब्जॉर्ब होगी, इस तरह से मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। If the cell membrane and fluid region making up the GI tract can be considered as a single membrane, then the stages involved in the GI absorption can be represented by the model shown in figure 19.1, जो कि हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग जो है वो GI ट्रैक्ट से ब्लड में एंटर हो रही है। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग अक्रॉस द GI ट्रैक्ट कैन often be described mathematically by fixed first law of diffusion। तो इसको जो मैथमेटिकली पैसिव डिफ्यूजन को डिस्क्राइब किया गया है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, जो क्रॉसिंग ऑफ मेम्ब्रेन है, उसको फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कहा जाता है। व्हेन कंसिडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, और अगर हम इसको बायो अवेलेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये क्या है, इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी किस तेज़ी से वो डिफ्यूजन ड्रग का होता है, यानी कितनी जल्दी हो जाता है, कितने टाइम में हो जाता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी dc/dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इज़ द प्रपोर्शन टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, यानी GI में ज़्यादा होगी ब्लड में कम होगी, उतना ज़्यादा तेज़ी से ये रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी बहुत तेज़ी से ड्रग जो होगी वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। Therefore, the rate of appearance of drug in the blood at the absorption site is given by this equation, which is called Fick's law की जो equation है dc/dt यानी change in concentration per unit time, और the rate of appearance of a drug in the blood या rate of disappearance of drug from the GI tract is equal to K, जो कि diffusion constant है, which is multiplied by Cg minus Cb. Cg is the concentration of a drug in gut or GIT, and Cb is the concentration of a drug in the blood. So dc/dt is the rate of appearance of a drug in the blood, K is the proportionality constant and diffusion constant, and Cg is the concentration of a drug in solution in the GI fluid, and the Cb is the concentration of a drug in the blood। तो जैसे हमने इसको डिफाइन किया, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इनकॉर्पोरेट्स द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, और K दरअसल इक्वल है या K डिपेंड करेगा कुछ और कांस्टेंट्स पर, जिसमें डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है जो हर ड्रग का अलग होगा, यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कम होगा। इसी तरीके से ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन जो उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है, एंड दी थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, H जो है वो इसमें K इज इक्वल टू dA/H, H जो है वो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, एंड A इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। जैसा कि स्टमक में सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन कम है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बिकॉज ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से ये जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ड्रग के डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से, ठीक है, यानी ये जो फार्मूला कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस ड्रग का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा उसकी K की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर A यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रग का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, और इसी तरीके से H जो है मेम्ब्रेन थिकनेस है उससे इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये बात हम अभी पहले कर चुके हैं कि स्टमक की मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, तो स्टमक से ज़रा ज़्यादा मुश्किल से ड्रग एब्जॉर्ब होगी, डिफ्यूजन होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से तेज़ी से हो जाएगा। So these equation indicate कि rate of GI absorption of a drug by passive diffusion depend on the surface area of the membrane that is available for drug absorption, यानी more surface area more absorption, less surface area less absorption। So the small intestine, primarily the duodenum, is the major site of drug absorption, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या मौजूद है, प्रिंसिपली द प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोफिलाई, जिसकी वजह से विच प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद है
अगर ड्रग जो है ब्लड में एंटर हो गई, सो ऑन एंटरिंग द ब्लड इन द कैपिलरी नेटवर्क इन द लैमिना प्रोप्राया द ड्रग विल बी कैरीड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर रहा है तो फिर वहाँ से वो दूसरी जगह आगे बॉडी में चली जाएगी एब्जॉर्ब होने के बाद, जिसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड एक्ट एज ए सिंक फॉर एब्जॉर्ब ड्रग एंड एंश्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो इन रिलेशन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी CG इज़ ग्रेटर दैन CB। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्योंकि ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड इसको बॉडी में आगे ले जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाएगा, तो ब्लड में फिर जो नया ब्लड आएगा उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये लोअर कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी मेंटेन गट के मुकाबले में। तो गट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड में कम है, जिसकी वजह से ये जो होगी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती रहेगी और इस प्रॉपर्टी को, ब्लड की इस प्रॉपर्टी को कि वो ब्लड को आगे लेकर चला जाएगा और लो कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, इसको सिंक कंडीशन भी कहा जाता है। द सिंक कंडीशन इज़ प्रोवाइडेड बाय ड्यू टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि ड्रग जो होगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आगे मूव कर जाएगी। द पैसिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज ड्रिवन सोलेली बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी जो पैसिव डिफ्यूजन है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो ड्रग को मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो यही जो इक्वेशन 19.1 और 19.2 हम देख चुके हैं पहले, वो कन्वर्ट हो जाएंगी dC/dt इज इक्वल टू KCG अपॉन H, यानी K की जगह हमने DA/H लिख दिया और CB को यहाँ पे हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि जो कंसंट्रेशन ब्लड जो है वो हमेशा कम ही रहेगी, तो दैट इज़ नेग्लिजिबल और इक्वल टू 0, तो उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन इन गट हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो ये इक्वेशन हो गई 19.3 और DA और H की जगह हम K भी लिख सकते हैं, तो यही इक्वेशन इन 19.4 में अगले स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगी DC इज इक्वल टू dC/dt इज इक्वल टू KCG, क्योंकि K जो है वो है इक्वल टू DA/H। सो दिस इक्वेशन 19.4 क्या बता रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स प्रोसेस मीन्स रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन विल बी प्रोपोर्शनल टू द concentration of absorbable drug in the solution, means more drug is available in the gut for absorption, so more absorption will occur, more diffusion will occur. If less drug is available, then less absorption will occur. Yani ye purely this is called first order kinetics. Achha, many drugs however are weak electrolytes and exist in aqueous solution as two species, namely the anionized species and unionized species. क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, यानी वीक एसिड्स और वीक बेस होती हैं, तो वो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सोल्यूशन में होती हैं तो वो उनका कुछ प्रपोर्शन जो होता है उस पीएच पर अनायोनाइज फॉर्म में होता है और कुछ पोर्शन आयोनाइज फॉर्म में होता है। अनायोनाइज फॉर्म का मतलब हुआ नॉन पोलर यानी लिपिड सॉल्युबल, और आयोनाइज का मतलब हुआ वाटर सॉल्युबल एंड पोलर रीजन यानी नॉन लिपिड सॉल्युबल। अच्छा, बिकॉज इट इज़ द अनायोनाइज फॉर्म ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रग दैट एग्जिबिट ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ड्रग की जो अनआयोनाइज फॉर्म नॉन पोलर होगी उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में ये क्या होगी कि दिस विल ईजिली परमिएट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, यानी जो लिपिड मेम्ब्रेन है जीआई की वो आसानी से क्रॉस हो जाएगी, जो अनआयोनाइज फॉर्म यानी नॉन पोलर इन नेचर होगी। इसके बरक्स वो ड्रग जो कि पोलर होगी यानी जो कि आयोनाइज फॉर्म में है उसको इस जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन लकीली होता क्या है कि सपोज दैट एक ड्रग है वो 50% आयोनाइज फॉर्म में और 50% अनआयोनाइज फॉर्म में, तो अब होगा क्या कि वो जो 50% अनआयोनाइज फॉर्म है यानी नॉन पोलर है वो फिर लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग आयोनाइज पोर्शन हो गया उसका भी फिर आधा पोर्शन अनआयोनाइज हो जाएगा और अब आधा पोर्शन आयोनाइज रहेगा। यानी हम ऐसे मिसाल ले लेते हैं कि 100 मिलीग्राम ड्रग दी गई, अब उसकी 50 मिलीग्राम आयोनाइज है, 50 मिलीग्राम अनआयोनाइज है। तो पहले तो 50 मिलीग्राम पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि वो अनआयोनाइज है और वो डिफ्यूज़ करके लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब बचेगी रिमेनिंग 50 मिलीग्राम जो आयोनाइज है। अब क्या होगी कि वो रिवर्स प्रोसेस के ज़रिए यानी रिवर्स रिएक्शन के ज़रिए उस 50 मिलीग्राम का 25 मिलीग्राम आयोनाइज रहेगा और 25 मिलीग्राम अनआयोनाइज हो जाएगा दोबारा, यानी जो
50 मिलीग्राम थी वो भी 50-50 में डिवाइड हो जाएगी, यानी 25 मिलीग्राम आयोनाइज, 25 मिलीग्राम अनायोनाइज। अब ये जो 25 मिलीग्राम अनायोनाइज हो गई ये भी जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। अब फिर 25 मिलीग्राम बच गया। अब 25 मिलीग्राम का हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 12.5 मिलीग्राम आयोनाइज एंड 12.5 मिलीग्राम अनायोनाइज। फिर वो 12.5 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगी जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्योंकि नॉन पोलर हो गई थी, अनायोनाइज हो गई थी। अब बच गया 12.5 मिलीग्राम। अब उसमें 6.25 मिलीग्राम और 6.25 मिलीग्राम हो जाएगा, यानी 6.25 मिलीग्राम आयोनाइज एंड 6.25 मिलीग्राम अनायोनाइज। फिर उसमें भी इसी तरह से होगा, जो अनायोनाइज होगी वो क्रॉस कर जाएगी। इस तरह से ये हाफ हाफ करके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सो द रेट ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वी इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड टू द फ्रैक्शन ऑफ टोटल ड्रग दैट एग्जिस्ट इन अनायोनाइज फॉर्म। सो ये डिपेंड करेगा पैसिव एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कि वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कितना फ्रैक्शन यानी कितने % ड्रग जो है वो अनायोनाइज फॉर्म में है। तो जितनी अनायोनाइज होगी वो तेज़ी से पैसिव डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये जो फ्रैक्शन है कि ये कितना होगा, दिस फ्रैक्शन इज डिटरमिन्ड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग विच इज़ कॉल्ड pKa वैल्यू एंड बाय द pH ऑफ द एनवायरनमेंट। क्योंकि देखें स्टमक का pH एसिडिक होता है, इंटेस्टाइन का pH अल्कलाइन होता है, तो उस pH में उसकी pKa यानी डिसोसिएशन यानी आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म कितनी होगी वो हमें ये जो है वो इस तरीके से मालूम होगी। और इसको फर्स्ट टाइम डिटरमिन किया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम है हेंडरसन हैसेलबाख। इक्वेशन हेंडरसन हैसेलबाख है, इन्होंने इक्वेशन इसकी ड्राइव की थी वीक एसिड और वीक बेस की, जिसको हेंडरसन हैसेलबाख इक्वेशन कहा जाता है, जिसकी डिटेल हम बाद में जब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ड्रग की तो वहाँ डिटेल में देखेंगे। सो GI absorption of weak electrolyte drug is enhanced when the pH at the site of absorption formation of a large fraction of a drug in aqueous solution in the unionized form। लिहाजा pH जो होगा जो उस जगह का यानी स्टमक है या इंटेस्टाइन है, अगर उस pH में ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में अनआयोनाइज फॉर्म में रह सकती है तो फिर ड्रग की ज़्यादा क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा पोर्शन आयोनाइज फॉर्म में होगा तो फिर वो एब्जॉर्प्शन उसकी पुअर हो जाएगी। This is the diagram of figure 19.10 gastrointestinal fluid drug in the solution. This is the cell membrane, this is the again cell membrane, this is the GI membrane जिसके अंदर से ये ड्रग पार्टीशन बना के यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी करके इसमें डिफ्यूज़ होके फिर ये इसको क्रॉस करेगी और फिर ये ब्लड में आ जाएगी। ड्रग इन सोल्यूशन कैरीड अवेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड, जो ड्रग इधर आएगी वो यहाँ आगे चली जाएगी, पीछे जो ब्लड आएगा फिर वो उसमें ड्रग नहीं होगी, तो वो इसी वजह से यहाँ पर ड्रग जो होगी उसकी कंसनट्रेशन हायर रहेगी, यहाँ कम रहेगी, तो इसी वजह से ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये ड्राइविंग फोर्स रहेगी और मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पैसिव डिफ्यूजन के अलावा हमारे पास कुछ एक कैरियर और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स भी अवेलेबल हैं उस मेम्ब्रेन पर, यानी कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ड्रग को बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो दीज ट्रांसपोर्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ए ड्रग एंड ट्रांसपोर्टिंग इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 19.11, जो कि हम अभी डायग्राम ये फिगर हम अभी देखेंगे। इसमें जो प्रोसेस है कैरियर मीडिएटेड एब्जॉर्प्शन इज ऑफन एक्सप्लेन्ड बाय आवर एज्यूमिंग देयर इज़ ए शटलिंग प्रोसेस अक्रॉस द एपिथेलियल मेम्ब्रेन, यानी ये एक शटल प्रोसेस का काम करता है। शटल प्रोसेस क्या होती है कि जैसे बस होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को पहुंचाती है। यहाँ पे पैसेंजर हैं ड्रग मॉलिक्यूल और शटल जो यानी वो जो कैरियर है वो बस है जो कि ड्रग को पिक करके मेम्ब्रेन के एक साइड से यानी सपोज दैट गट से यानी इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर पहुँचा कर आएगी। द ड्रग मॉलिक्यूल जो होंगे और आयन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द कैरियर या ट्रांसपोर्टर, यानी उस ट्रांसपोर्टर या कैरियर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन द सरफेस ऑफ द सेल और द एपिकल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पोलराइज एंटेरोसाइट्स, खास तौर से वो ड्रग जो पोलराइज होती हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि पोलर ड्रग्स जो होती हैं यानी जो आयोनाइज होती हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, फिर वो इस तरीके से एब्जॉर्ब होंगी इन ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए। सो ये क्या करेगा, फिर ये ड्रग और कैरियर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये मूव करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड लिबरेट द ड्रग ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इन दिस केस द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज द ब्लड। फिर उसके बाद क्या होगा, कैरियर इज नाउ फ्री एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी वो फिर ब्लड से वापस इन जीआई मेम्ब्रेन की सरफेस पर आएगा, फिर वहाँ से एक और मॉलिक्यूल या ड्रग मॉलिक्यूल को उठाएगा और फिर इसी तरीके से ब्लड में छोड़ कर आएगा। तो ये प्रोसेस जो होगा अब कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
These membrane transport can be divided into active transport and facilitated transport. इनको दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में डिवाइड किया गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. अब हम देखते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में फ़र्क क्या है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी and is a process whereby material is transported against a concentration gradient across a cell membrane, that is from region of lower concentration to higher concentration. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, यानी इसको एनर्जी चाहिए होती है, एटीपीज. जैसे बस को पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है एनर्जी के लिए, तो इसको एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जो सेल में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए बन रहे होते हैं. तो ये क्या करता है कि ये जो शटलिंग सर्विस है यानी रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैरियर हैं, ये ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, लेकिन वो जो पहुंचाएंगे उस प्रोसेस के ज़रिए उस शटल सर्विस के लिए या उस ट्रांसपोर्टर को एनर्जी की ज़रूरत होगी इस काम के लिए. इसी वजह से यहाँ पे कंसनट्रेशन का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन भी जा सकते हैं, यानी लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन पर भी ड्रग मॉलिक्यूल को पहुँचा सकते हैं. तो यानी ऐसा नहीं होगा जैसे पैसिव डिफ्यूजन में था कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ही ड्रग मूव करेगी. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी जा सकते हैं. क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो है काम जो करते हैं एनर्जी की बेस पे काम करते हैं, इनके पास अपने एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, इनको कोई और फर्दर ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये इनकी एनर्जी या एटीपीज ही जो होते हैं वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं. और ये एनर्जी जैसे मैंने बताया अराइजेज फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द ट्रांसमेम्ब्रेन सोडियम ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में होता है. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. इसके बाद आइए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ये क्या होगा? ऑल्सो अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्यूट्स फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरियाज across the membrane down the electrochemical gradient and without energy expenditure. तो ये solute particles को और drugs को और food को ट्रांसफ़र करेगा across the membrane. और जैसा कि active transport को energy चाहिए, ATP चाहिए, facilitated transport को energy नहीं चाहिए, बल्कि ये भी बिल्कुल पैसिव डिफ्यूजन की तरह काम करेगा. यानी यहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो डिफरेंस होगा वही ड्राइविंग फोर्स होगी, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस को ये ड्रग मॉलिक्यूल को मूव करेगा. सो substances are transported by facilitated transport and transported down the concentration gradient much faster rate and anticipated from the molecular size and polarity would be anticipated with the molecular size and polarity of molecule. यानी molecular size ज़्यादा होगा तो ज़रा slow होगा movement, polarity ज़्यादा होगी तो slow movement होगी, लेकिन बहरहाल उसकी भी हो जाएगी और वही concentration जो होगी वो यानी higher concentration से lower concentration की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसमें भी जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वही ड्राइविंग फोर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं है, एटीपीज नहीं है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन फूड मटेरियल या ड्रग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन टू वेज. नंबर वन, एक तो वही है कि कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ए सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी एक तो ये कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जा सकते फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, यानी वही हायर से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेंगे. दूसरा, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये इंटेस्टिनल ल्यूमिन है, यहाँ पे ड्रग आई, ये कैरियर के साथ बाइंड हुई और फिर ये जो है मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हुए यहाँ आई और फिर ड्रग ये यहाँ से ब्लड में एंटर हो गई. फिर ये कैरियर वापस आएगा, फिर एक और ड्रग मॉलिक्यूल को लेकर जाएगा और इस तरह से ये ड्रग की कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन करता रहेगा. अच्छा, इसके अलावा है देर आर लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you very much.